2021 का आम बजट आम जनता के लिए कुछ खास नहीं रहा है। सरकार और आम जनता इससे निपट पाती इससे पहले सरकार का एक नया बांड हमारे पेट्रोल और डीजल के बांड के द्वारा छोड़ा गया है, जो कि आम जनता के सीधा जेब पे असर करने वाला है। आज हम गोरखपुर में हमारे पूर्व सांसद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरिकेश बहादुर जी के यहाँ पे आए हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका ये टेक क्या है इस बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल के दामों का ऊपर बढ़ना, ये क्या इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार और सरकार के द्वारा किए गए इस प्रहार में हम जनता जो आज पिस रही है उसका क्या हाल होने वाला है। सर नमस्ते, आपका हमारे शो में एनबी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको। सर आप बताइए, ये जो हो रहा है डीजल और पेट्रोल की बढ़ती मांग में स्कोर बोर्ड 100 क्रॉस करने के बस कुछ ही अंक दूरी पे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आपका इस पे क्या विचार है, आप क्या बोलना चाहते हैं सर इस महंगाई को लेते हुए? देखिए, महंगाई तो बेतहाशा बढ़ रही है, सारी चीज़ों की महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल का जो आपने कहा कि टच करने वाला है 100, तो मध्य प्रदेश वगैरह की तो खबरें आ रही हैं कि प्रीमियम पेट्रोल की कीमत कहीं कहीं 100 रुपये से भी ज़्यादा हो गई है। डीजल की भी कीमत 100 टच करने जा रही है। दूसरे भी स्टेट्स की वही हालत है। हमारे यूपी में भी इसकी कीमत काफ़ी बढ़ गई है, दिल्ली में बहुत बढ़ गई है। तो महंगाई इन सब चीज़ों की बेतहाशा बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब पिछली सरकारें थीं और ये महंगाई बढ़ती थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत प्रदर्शन करते थे, धरना देते थे, तमाम हंगामा खड़ा करते थे। लेकिन आज ये लोग तो खैर चुप रहेंगे ही, क्योंकि इनकी सरकार है। दुर्भाग्य यह है कि दूसरे लोगों को जिनको कि इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, वो लोग भी कम आवाज़ उठा रहे हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसको कि विपक्षी दलों को कम से कम सोच समझ करके इस पर ज़रूर काम करना चाहिए, और ताकि जनता में एक अवेयरनेस पैदा हो और वो समझे कि इस समय सरकार व्यवस्था को ठीक ढंग से संचालित नहीं कर पा रही। सब बात अवेयरनेस की हो रही है यहाँ पर। तो हम जब भी देखा जाता है कि जब भी चुनाव आते हैं हम वादे और इरादे बड़े मजबूत रखते हैं, बट जब टाइम आता है उन्हें आम जनता तक पहुँचाने का, उन्हें सहूलियत देने का, जैसे कि आप देख सकते हैं 2021 का बजट आम लोगों के लिए बिल्कुल ही खास नहीं रहा। जो हमारे पेट्रोल डीजल के दाम है सर हमारे यहाँ पे आज आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ एक नेसेसिटी हो गई है, एक हमारी रोज़ाना की ज़रूरत हो चुकी है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ जाना एक आम इंसान का बजट ऑलरेडी कट कर देता है सर। तो आप क्या चाहते हैं या क्या देख रहे हैं कि अगर ये चीज़ ऐसी चलती रही तो आम जनता तो क्या कर पाएगी सर? नहीं, आम जनता के सामने बहुत बड़ी कठिनाई है, इसीलिए तो आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। ये तो इसके लिए विपक्ष को सोच रहा है सर कि क्या टक्कर देने वाले हैं आप लोग? विपक्ष को इस पर कार्रवाई सारी पार्टियों को करना चाहिए, और कुछ विपक्ष इस पर आवाज़ उठा भी रहा है, लेकिन जितना सशक्त आवाज़ उठनी चाहिए उतना नहीं उठ पा रही है। और कुछ एक ऐसी स्थिति भी बनी हुई है कि आज अगर कोई सही बात बोलता है तो कहीं न कहीं किसी तरीके से उसे सरकारी तंत्र लपेटने की कोशिश कर रहा है। मैंने देखा बहुत जगहों पर कुछ चीज़ों को एक्सपोज किया गया कि ये चीज़ गलत है, और ख़ास तौर से पत्रकारों ने यहाँ कुछ चीज़ें दिखाई। एक जगह मिड मील का मैटर था जिसमें कि नमक और रोटी दी जा रही थी। तो पत्रकार का तो काम ये है, उसको तो करना चाहिए ऐसी चीज़ों को। जब तक वो एक्सपोज नहीं करेगा, ना तो जनता के सामने आएगी ना सरकार के सामने आएगी। जब लोगों ने इसको दिखाया तो कई लोगों के खिलाफ देशद्रोह तक के मुकदमे कायम किए गए। तो ये आजकल कुछ भी बोलने पर ये जो देशद्रोह का मुकदमा कायम होने की बात चल रही है, ये तो बहुत ही खतरनाक है। या तो सरकार डिक्लेयर करे कि वो लोकतंत्र नहीं चाहती या लोकतंत्र में इन चीज़ों को समाप्त करना चाहती है। मैं इस पे आपको रोकना चाहूंगी और ये बोलना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि देशद्रोह का एक आलंकन आप अलंक लगता है जो कहते हैं हम। सर इंडिया इज नोन फॉर डेमोक्रेसी, और हर किसी को अपनी विचारधारा प्रकट करने का पूरा कहते हैं ना कि इजाज़त होती है, अधिकार होता है सर। सो ऐसे में जो किसान आंदोलन हो रहा है हमारे यहाँ पे, हर कोई आगे निकल के ट्विटर पे इस पे आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सर अगर आम जनता ही नहीं बोलेगी और आम जनता को ही अगर बोलने पर पकड़ा जाएगा और जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, तो आने वाले दिनों में तो आम जनता से उसका अधिकार ही छीना जा रहा है। ये सब चीजें लोकतंत्र में नहीं होती हैं। जहाँ फैसिस्ट रिजीम होती है वहाँ पर ये सब चीजें होती हैं।
ये दुख की बात है कि हमारे देश में सरकार एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई है, बना हुआ एक संविधान है जिसको बहुत बड़े बड़े लोगों ने बनाया था। आजकल कोई भी नेता उन नेताओं के घुटने के बराबर भी नहीं इस देश के अंदर, मैं इसको पूरी एम्फेसिस से कहना चाहता हूँ। और लेकिन वो लोग आज उन सारे नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को दबाने और कुचलने का काम कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को समाप्त करना चाहते हैं। और ये एक बहुत ही अफसोस की बात है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिन नेताओं को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, जो संसद में हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं, वो उस मजबूती के साथ आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं जिस मजबूती के साथ उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। ये विपक्ष की भी कमजोरी है, विपक्ष को अपनी कमजोरी को रियलाइज करना चाहिए। और जो लोग सचमुच इस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं, उनके पास कोई ऐसा फोरम नहीं है जिससे कि इस आवाज को मजबूती के साथ उठा सकें। आप बार बार बोल रहे हैं पक्ष विपक्ष के बारे में। कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, पिस्ता आम इंसान है। महंगाइयाँ बढ़ती जा रही है सर, और उस महंगाई का भुगतान हर उस मध्य वर्गीय लोगों को करना पड़ रहा है अपने जीवन में आके, जो कि हर रोजाना की जरूरतों में लगा रहता है सर। ऐसे में अगर आप बोलेंगे कि दो गुट तो आपस में लड़ते रह जाते हैं, लेकिन आम जनता इसमें पिसते रह जाती है सर। जनता की ही भलाई के लिए जरूरी है। आपको मैं बताऊं, 1973 में इंदिरा जी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी से पार्लियामेंट में गए थे, क्योंकि उस समय पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही थी। उस समय पेट्रोल 2 रुपये लीटर, 3 रुपये लीटर इस रेट से बिकता था। लेकिन उसमें भी अगर वृद्धि होती थी तो अपोजिशन आवाज़ उठाता था। वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेकर पार्लियामेंट में गए। आज कोई आदमी जा सकता है क्या? आज तो सिक्योरिटी के बहाने और चीज़ के बहाने कह देंगे कि कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है और पता नहीं वो बैलगाड़ी में क्या लेकर के जा रहा है। इस तरह की सारी चीज़ें जो आजकल हो रही हैं, ये लोकतांत्रिक मान्यताओं, मर्यादाओं और उसके जो नियम हैं, सब का उल्लंघन करके हो रहा है। लोगों को दबाने, डराने के लिए हो रहा है, और इससे न लोग दबेंगे न डरेंगे। इसलिए सरकार को इसको चेत जाना चाहिए। सरकार तो सर आपसे ये भी पूछना पड़ेगा कि सरकार फेल कहाँ हो रही है इस चीज़ों में, क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान आज सिर्फ किसानों पर है, बाकी मुद्दों को सरकार भूल चुकी है। सरकार हर मामले में फेल है पूरी तरीके से। उनको एक बहाना मिल गया है कोरोना का, कि कोरोना की वजह से बेरोजगारी बेतहासा बढ़ी है। बेरोजगारी तो पहले से बढ़ रही, बट सर बेरोजगारी तो कांग्रेस के जमाने पर भी थी और आज भी वही बढ़ रही है। वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2019 के चुनाव के पहले एक रिपोर्ट आ गई थी, जो कि बाद में चुनाव के बाद सामने आई देश के। यद्यपि 2019 चुनाव के पहले भी कुछ लोगों ने इस बात को बोला था। 45 सालों की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस समय है। तो 45 साल की अगर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी तो पहले से चली आ रही है, इसमें दो राय नहीं है, उसको मैं नहीं डिनाई कर रहा हूँ। लेकिन उस बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए पुरानी सरकारों ने बहुत सारे काम भी किए। इतना पब्लिक सेक्टर का जो इतना बड़ा एक एम्पायर खड़ा किया गया, उसमें करोड़ों लोगों को रोजी रोटी मिली। आज उन्हीं के परिवारों के लोग पढ़ लिख करके तमाम बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। बहुत सारा काम किया गया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट लेकर के बुनियादी जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, ये तो आज़ादी के 20 साल के अंदर ही शुरू कर दी गई थी। यहाँ तक कि एटॉमिक एनर्जी का काम शुरू कर दिया गया था, स्पेस रिसर्च का काम शुरू कर दिया गया था, तमाम बड़े बड़े डैम बनाए गए, तमाम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी की गई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, तमाम दूसरे तरह के पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे के इंजन वगैरह बनाने के कारखाने, HAL के कारखाने, तमाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये सब बहुत सारी चीज़ें तो उसी समय बन रही थी। तो ये सब इसीलिए तो हो रहा था कि बेरोजगारी खत्म हो, लोगों का विकास हो, देश के अंदर समृद्धि आए। और आत्मनिर्भरता का नारा आज नया नारा नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू का नारा था, जिसको कि सारी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को बैकग्राउंड में डालने की कोशिश हो रही है। ये बताने की कोशिश हो रही है कि पहले के लोगों ने कुछ नहीं किया, आज ही के लोग सब कुछ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें करने से देश की कोई व्यवस्था नहीं सुधरेगी। आपको अपने पूर्वजों का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप पूर्वजों का अपमान करते, कोई भी परिवार जिसमें कि पूर्वजों का अपमान किया जाता है, सबसे नालायक परिवार माना जाता है। हम लोग हमारे यही लोग समझते हैं। लेकिन पहले के लोग चाहे जितना भी काम किया, और हर चीज़ के लिए उन्हीं के ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है। मैं आपसे वही बात पूछना चाहूँगी कि आप अगर जैसे बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस द्वारा ऑलरेडी विकास हो चुका था, हमारा डेवलपमेंट हो चुका था, आज वही चीज़ों को आगे लाया जा रहा है, उसे ही आप कह रहे हैं, आप उसी को कह रहे हैं, एक तरह से रीमोल्ड बता रहे हैं, आप बता रहे हैं। जो मैं मूल बात कहना चाहता हूँ, आज सरकार में इतनी योग्यता नहीं है कि अर्थव्यवस्था को सही तरीके से मैनेज कर सके। देखिए कौन, ये तो बात सही है कि कोरोना की वजह से बीच का कुछ पीरियड ऐसा आया है जिसके लिए आप सरकार को भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार नहीं कह सकते। लेकिन
उसके पहले भी जीडीपी की क्या स्थिति थी, अब क्या होने वाली है। अब तो सरकार को कम से कम इन सब चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से मैनेज करने का कोशिश करना चाहिए। अर्थव्यवस्था को ये लोग सही ढंग से शुरुआती दिन से ही नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। ये तो पुराने लोगों ने इतना करके रखा हुआ है कि अभी उसी की इनर्शिया में सारी चीज़ें चल रही हैं, इसलिए लगता है कि ये कर रहे हैं। ये लोग तो अर्थव्यवस्था को भी बहुत ज़्यादा मिसमैनेज किए तो हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सर? देखिए, इस समय अगर सरकार को कुछ भी करना है तो सबसे पहले उसे विकास के उन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती हो और बेरोजगारी खत्म होती हो। अगर लोगों को रोजी रोटी मिलेगी और उनको प्रोडक्टिव कामों में लगाया जाएगा, जिस पर कि बहुत कम सोच हमको दिखाई दे रही सरकार की, अगर ऐसा करेंगे तभी बेरोजगारी भी दूर होगी, अर्थव्यवस्था भी इम्प्रूव करेगी। ठीक है, आपसे बात करके सर इतना तो जान गए हैं कि आने वाले दिनों में जो हो चाहे ना हो, लेकिन अर्थव्यवस्था अभी जो डगमगाई है उसका कोई राम रखा नहीं है। तो आइए देखते हैं आने वाले दिनों में हमें किस मोड़ पर ये लेके जाया जाएगा। इसी के साथ मैं साइन आउट करती हूँ। कविता यादव, एनबी न्यूज़ नेटवर्क, गोरखपुर।